साथियों, इंसान के लिए हर वो चीज जिसे कि वो अचीव करना चाहता है, जिसको वो पाकर के अपने बारे में ये समझता है कि हाँ मैंने इसको अब हरा दिया है, उनमें से एक बहुत बड़ी मिसाल थी माउंट एवरेस्ट। इंसान ये सोचता था कि बस माउंट एवरेस्ट पर जिस दिन चढ़ाई हो जाएगी मैं उसको पछाड़ दूंगा। ऐसा करते करते दुनिया में हमने बहुत से ऐसे उदाहरण याद करने शुरू किए कि बताइए सबसे पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा। बचपन से लेकर अब तक हम इस तथ्य को याद करते आए, सब तेंजिंग नॉर्वे चढ़े, पहले पर्सन थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। कोई बात नहीं साहब, याद कर लिया हमने माउंट एवरेस्ट। लेकिन इस समय सुर्खियों में है, किस कारण से? नॉर्वे के कारण सुर्खियों में नहीं है। पहला व्यक्ति गया, कोई बात नहीं, दूसरा व्यक्ति भी कोई तो गया ही होगा, फिर प्रथम भारतीय गया होगा, कोई प्रथम अमेरिकी गया होगा। इस तरह करते हुए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला कुछ यूं चला कि आज यहां माउंट एवरेस्ट कचरे के अंबार में दब गया है। मतलब हालत यह है कि यहां इतना कचरा इकट्ठा हो गया है कि उसे हटाने में कई साल लग जाएंगे। आज का सेशन इसी कारण से सुर्खियों में आ रहा है। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल और तिब्बत के बीच में बॉर्डर बनाती है, जो लोगों को एक अचीवमेंट का फीलिंग देती है, आज वो खुद कचरे के नीचे दब रही है। आज का सेशन इसी बात का है कि इंसान ने माउंट एवरेस्ट को भी नहीं छोड़ा, अपनी छाप वहां भी छोड़ा आया। साथियों, माउंट एवरेस्ट की एक बार लोकेशन समझते हैं, वर्तमान की चुनौती समझते हैं और भविष्य में इसकी संभावनाओं पर विचार करते हैं। एक बार के लिए आप मैप को देखें। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देश है नेपाल। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसे समिट के नाम से भी जाना जाता है, 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, यानी समुद्र तल से लेकर सीधे 9 किलोमीटर चले जाओ, इतनी ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट की पीक है, जहां पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन कम हो जाती है। जो जमीन पर अपनी ऑक्सीजन है लगभग उसकी 1/3 ऑक्सीजन रह जाती है। इसलिए यहां पहुंचने वालों को अपने साथ में ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है, सिलेंडर में ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है। लेकिन इंसान को चूंकि इस चोटी पर पहुंचने के बाद जो फीलिंग आती है कि मैंने दुनिया की, मैं ऊपर, आज जमाना है नीचे, वो वाली फीलिंग जो यहां पर आती है, उसकी चाहत में बहुत सारे लोग लाइन लगाकर निकले हुए हैं। हालात ये है कि अब तक कम से कम 6,500 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। लगभग प्रतिवर्ष 650 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि जो हम पहले पढ़ते थे, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, 5वां व्यक्ति, 10वां व्यक्ति, उन सबको हटाइए। अब तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 25-30 बार इसकी चढ़ाई कर चुके हैं, जो अपने आप में एक सुर्खी बने हुए हैं। आज के सेशन में उनकी भी चर्चा होगी। लेकिन जब यहां पर पहुंचा जाता है तो यहां पर जाने की स्थितियां बड़ी विकट हैं। विकट क्यों है? पहला आंसर तो यही है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ऑक्सीजन के लेवल को मैनेज करने के लिए आप साथ में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। एक आध दिन का सफर है नहीं, इतनी ऊंचाई पर चढ़ना अपने आप में कई दिवसीय कार्यक्रम है। तो आपको अपने साथ में भोजन की व्यवस्था रखनी होती है, रास्ते में नींद आए तो उसके लिए टेंट की व्यवस्था रखनी होती है, ओढ़ने के लिए व्यवस्थाएं रखनी होती हैं, और फिर इंसान है तो वो नित्य क्रिया भी करेगा, तो फिर वो गंदगी, मलमूत्र इत्यादि का त्याग भी करता है। तो ऐसी स्थिति में एवरेस्ट पहुंचने वाला जो मार्ग है वो कितना गंदा हो गया है, उसकी तस्वीरें मैं आपको आज के सेशन में दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा माउंट एवरेस्ट की ज्योग्राफी समझ लेते हैं। साथियों, कहते हैं माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले तो एक अंग्रेज थे जिन्होंने उनके नाम पर ही इसको कहा जाता है, उन्होंने पीक 15 कहा था। लेकिन ज्योग्राफी कहती है कि माउंट एवरेस्ट का निर्माण 2 प्लेटों के टकराने से हुआ है। इनमें एक प्लेट का नाम इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट था और दूसरे का नाम यूरेशियन प्लेट था। जब 2 प्लेट कोलाइड की तो उससे माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, या कहिए हिमालय का निर्माण हुआ, और इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बन करके आई थी। इसकी हाइट को लेकर अलग अलग दावे रहे हैं। नेपाल कहता है कि यह 8,848 मीटर ऊंचा है। हाल ही में चीन ने दुनिया को चौंकाया कि 8,844 मीटर ऊंचा है। इसके बाद में लोगों के अपने अपने क्लेम होने लगे कि 4 मीटर हाइट को माउंट एवरेस्ट को क्या हुआ, तो लोगों ने कहा 2015 में जो भूकंप आया था ना यहां पर, हो सकता है उसकी वजह से यहां पर थोड़ी हाइट वाइट गड़बड़ हो गई हो। ठीक है, खैर, माउंट एवरेस्ट के नाम के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम शुरुआत में पीक 15 था और इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट ने 1841 में नाम रखा था। इसको अपने अपने देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, वहीं दूसरी ओर तिब्बत, जो कि दूसरी तरफ स्थित है, उत्तर की तरफ, वो इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पहाड़ों की देवी। ऐसे ही नेपाल के लोग जो हैं वो इसे आकाश की देवी के नाम से पूजते हैं। आप हैं जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। आज व्यक्ति इसकी चोटी पर पहुंचकर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर पहुंचने का लाभ उठाता हुआ दिखता है। लेकिन सोचकर देखने की बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर यहां पहुंचता है तो उसका पहुंचना कितना मुश्किल होता होगा, कितना खर्चा आता होगा। साथियों, आंकड़े बताते हैं कि प्रति व्यक्ति को यहां पर चढ़ाई करने में
80 लाख रुपए तक खर्चा करना पड़ता है। लगभग 6,664 लोग जनवरी 2024 तक एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, जिनमें से 5,899 तो क्लाइंट थे और 6,000 यहां पर शेरपा थे। अब आप इंटरेस्टिंग बात ऐसे देखिए कि यहां पर शेरपा साथ जाता है ले जाने के लिए, यानी एक वो व्यक्ति होता है जो इनकी लकड़ी को साथ साथ रखता है, इनके लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराता है और साथ साथ इनके चढ़ता है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि शेरपा जो है वो यहां पर चढ़ने में बहुत माहिर होते होंगे। बिल्कुल हैं साथियों। एक कामी रीता शेरपा हैं जिन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट की अब तक चढ़ाई कर ली है। इसके अलावा शेरपा और भी हैं, पूर्वा ताशी, जिन्होंने 21 बार यहां पर चढ़ाई की हुई है। कोरोना काल में थोड़े लोगों की जाने की संख्या घटी थी, लेकिन फिलहाल यहां पर लगभग हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन चढ़ाई कंप्लीट 600 के आसपास लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि इसमें पूरी प्रिपरेशन लगती है। बेस कैंप पर कई दिन तक रखा जाता है, आपको उस क्लाइमेट के साथ एक्लेमेटाइज कराया जाता है कि हां भाई आप इस क्लाइमेट में हैं, इतनी ठंड आप झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि आप ऊपर जैसे जैसे उठेंगे तो प्रेशर चेंज होगा, तो क्या आप उस प्रेशर को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, प्रेशर वेरिएशन को आप मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऊपर जाएंगे तो सन बर्निंग होगी और ठंड आपको अलग लग रही होगी, उसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आइस के ऊपर सूरज की रोशनी जब डलती है तो उससे बहुत तेज रेडिएशंस निकलती हैं, क्या उसकी वजह से आप अपनी आंख को बचा पाएंगे। तो तमाम प्रकार की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है और उस ट्रेनिंग के लिए यहां पर लोग काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब जो लोग जाते हैं निश्चित ही उनको जीवन यापन करना है। 80 लाख रुपया जो केवल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के खर्च कर रहा है, तो साहब वो अपने जीवन को बचाने के लिए भी खर्चा करेगा। खर्चे के नाम पर वो खूब सारा यहां पर भोजन पदार्थ, टेंट हाउसेज, ये सब चीजें लेकर जाता है। हालात ये निकलता है कि यहां पर गार्बेज के ढेर लग गए हैं। गार्बेज के ढेर मैं आपको यहां पर कुछ इस तरह से दिखाऊं, कुछ तस्वीरें देखें, आप इससे अंदाजा लगाएं। ये बर्फ है एकदम, और इस बर्फ के अंदर इस प्रकार से प्लास्टिक जो है ना, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो गल नहीं सकता, उसके ढेर यहां पर लगे हुए दिख रहे हैं। प्लास्टिक के टेंट्स यहां पर लगे हुए लोग छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, अपन वैष्णो देवी की चढ़ाई पर जाते हैं तो ही सोचते हैं कि मैं पानी की बोतल भी लेकर कैसे चढ़ूंगा। यहां पर तो लोग अपने जीवन का सारा साधन लेकर चल रहे हैं कि ऑक्सीजन भी लेकर चलनी है, साथ में टेंट भी लेकर चलना है, अगर कई दिन का सफर है तो रास्ते का भोजन भी लेकर चलना है, मेडिसिन भी लेकर चलनी है, ठंड ना लगे इसकी व्यवस्था भी करके चलनी है, खुद का सामान भारी है। तो ऐसी स्थिति में लोग जितनी चीजों की जरूरत खत्म होती जाती है, उन्हें यहां पर इस तरह से छोड़कर निकल लेते हैं। इसके हालात आप देखें तो अंदाजा लगाएं। और ये सुर्खियों में क्यों आया ना, इसके पीछे की कहानी बताता हूं। असल में एक व्यक्ति हैं जो कि यहां पर, इनका नाम है आंग बाबू शेरपा। शेरपा मतलब यहां पर एवरेस्ट पर ले जाने वाले लोग जो हैं, उनमें से आंग बाबू शेरपा ने एक मिशन शुरू किया है, और वो फ्रोजन गार्बेज जो इस ठंड के अंदर जम चुका है इस तरह से, उसको खोद खोद कर निकाल रहे हैं। इसको खोद खोद कर निकालने में मतलब उनकी मदद नेपाल की सरकार भी कर रही है। और जब वो इन्होंने इस तरह की चीजें खोदी तो यहां पर उन्हें कुछ इंसानों के कंकाल तक मिले। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि लोग वहां पर मर गए और वहीं पर डले रह गए। तो ऐसी स्थिति में इन्हें खुदाई में कुछ ऐसी चीजें भी यहां से प्राप्त हुई हैं। तो आप यहां पर तस्वीरें देखें और इन तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगाएं कि किस तरह से गैस के सिलेंडर्स आपको यहां दिख रहे हैं, कैंस आपको दिखाई दे रही हैं, यहां पर किस तरह का कचरा है। तो नेपाल सरकार के द्वारा यहां पर सफाई अभियान चलवाया जा रहा है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खबर बनती है कि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट कैंप इज लिटर्ड विद फ्रोजन गार्बेज, यानी एक ऐसा कचरा जो वहां पर जम गया है और इसको साफ करने में कईयों साल लग सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो लोग यहां गए हैं, जो नेपाल सरकार की मदद से, नेपाल की सेना और शेरपा मिलकर के जो सफाई कर रहे हैं, ये 11 टन के आसपास तो अभी अपना कचरा हटा चुके हैं, जिसमें 4 डेड बॉडीज के यानी बॉडी के स्केलेटन भी यहां पर मिले हैं। लगभग 40 से 50 टन कचरा यहां और है। 1 टन 1000 किलो होता है, 11 टन हटा चुके हैं। 11,000 किलोग्राम कचरा यहां से हटाया जा चुका है। लगभग 50,000 किलो कचरा और यहां पर ऑलरेडी डला हुआ है, जिसमें यहां पर फूड के पैकेट, गैस के कार्ट्रिज, ऑक्सीजन बोतल्स, डिस्चार्ज के रोप, ये सब चीजें यहां पर एक्सेस में डली हुई हैं। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति यहां पर लोगों को इस क्षेत्र के बारे में बहुत संवेदनशील तरीके से परेशान कर रही है कि माउंट एवरेस्ट जो अपने आप में हिमालय की वो चोटी जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग जा रहे हैं, वो जाकर के अपनी पहचान छोड़कर आ रहे हैं, और वो पहचान अच्छी नहीं है। हिमालय का संरक्षण हो, संरक्षण देखिए एक चीज अच्छे से समझिएगा, हिमालय भारत, नेपाल और चाइना, तिब्बत, इन सब के जीवन के लिए, पाकिस्तान, इन सब के जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह से निभाता है उसको ज्योग्राफी में आप खूब पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आसान भाषा में मैं केवल यह कह दूं कि जो बर्फ आपको दिख रही है ना, समझ लो वह वही बर्फ है जिससे आप और हम फिलहाल जिंदा हैं। क्योंकि वह बर्फ जब पिघलती है उससे हमारी नदियों में साल भर पानी रहता है, और उस पानी को पीकर ना जाने कितनी ज्यादा ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई है और कितने शहर बसे हुए चल रहे हैं।
ऐसी स्थिति में ये जो कचरा है, मानव की जो गलतियां हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं, वो इन पहाड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इनके नुकसान से होने वाले जो भविष्य के संकट हैं उससे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना ज्यादा नुकसान आने वाले समय में हिमालय को पहुंच सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये खतरे की बात है, जिसकी वजह से पानी जो कि ग्लेशियर्स के पिघलने से आ रहा है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है, साथ ही साथ इकोसिस्टम को बहुत चैलेंज मिल सकता है, और जो डेड बॉडीज यहां पड़ी हुई हैं वो किसी अज्ञात प्रकार की बीमारी को भी शुरू कर सकती हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारा कोर्स लेने के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स उपलब्ध है, आप जाकर के उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ पढ़ाया हुआ है, और उसी में जो कंटेंट पढ़ाया गया है वो आपके लिए होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं।